हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो 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 हेलो। राम राम भाई सारे ने। हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे बेटा? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। चलिए बेटा, इस लेक्चर में आज हम लोग क्या क्या करेंगे, कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है मेंडलवाद। क्या पढ़ना है भाई? मेंडलवाद। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एक संकर संकरण। एक संकर संकरण। यहां पर आप देखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट बेटा रिवाइज होंगे पिछले चैप्टर के। कौन सा पिछला चैप्टर? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। उसकी एक दो चीजें यहां पर यूज होंगी। मैं आपको कल लास्ट में पढ़ा रहा था कि जो एलील होते हैं युग्म विकल्पी होते हैं। तो एक जीन के विविध विविध रूप को हम लोग युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं भाई। ठीक है, एलील कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये एलील विकसित कैसे होते हैं। ठीक है, उस समयुग्मजी विषमयुग्मजी बाद में देखेंगे। अभी यहां पर सवाल ये है कि ये एलील कैसे विकसित होते हैं। तो जैसे बेटा मान लीजिए कि यहां पर आपने देखा, ठीक है, यहां पर बेटा आपने क्या देखा कि जैसे मान लो भाई यहां पर क्या है, ये ऐसे डीएनए उपस्थित है बेटा। ये ऐसे डीएनए उपस्थित है यहां पर। अब मान लीजिए ये हिस्सा क्या है, जीन है या ये कोई एलील है। तो इसका जो उत्पाद होगा वो क्या कर रहा है, क्रियाधार को उत्पाद में बदल रहा है। क्रियाधार को क्या कर रहा है बेटा? उत्पाद में बदल रहा है। इसका मतलब यहां पर ये क्या है, सामान्य एलील है। सामान्य एलील, या इसी को कह देंगे ओरिजिनल एलील। यही है जो सबसे पहला एलील बना, ओरिजिनल एलील। इसको कह दिया जाएगा वाइल्ड एलील। सामान्य एलील कह लीजिए, ओरिजिनल एलील कह लीजिए, वाइल्ड एलील कह लीजिए, या इसी को आप कह दीजिए डोमिनेंट एलील, प्रभावी युग्म विकल्पी। डोमिनेंट एलील यानी कि प्रभावी युग्म विकल्पी। ये कोई एलील था यहां पर पहले से उपस्थित था, आपने उसे क्या कह दिया, प्रभावी युग्म विकल्पी कह दिया बेटा, डोमिनेंट एलील कह दिया। आगे बात समझ, प्रभावी युग्म विकल्पी यानी कि आपने उसे क्या कह दिया, डोमिनेंट एलील। अच्छा देखो यहां पे क्या होगा वो समझो आप। अब होगा बेटा म्यूटेशन। क्या होगा बताओ जरा मुझे। अब यहां पर भाई जी म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन। ऑल राइट, म्यूटेशन होगा भाई। और जब यहां पर म्यूटेशन होगा, ध्यान से समझना, जब यहां पर म्यूटेशन होगा, मान लीजिए इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ बेटा। ठीक है ना, उत्परिवर्तन हुआ भाई। ठीक है ना, उत्परिवर्तन हुआ। तो उत्परिवर्तन के बाद पहला केस आप क्या देखते हैं कि भले ही उत्परिवर्तन हुआ है लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, सामान्य एंजाइम बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? या तो सामान्य एंजाइम बन रहा है और या फिर कम सक्रिय एंजाइम बन रहा है। एंजाइम तो बन रहा है, सामान्य हो सकता है या फिर कम सक्रिय हो सकता है। ठीक है भाई, सामान्य एंजाइम या कम सक्रिय एंजाइम बन जाए, ये बेटा पहली पॉसिबिलिटी है यहां पर। ये क्या है भाई, यहां पर पहली पॉसिबिलिटी है कि या तो सामान्य एंजाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई?
या तो सामान्य एंजाइम बन जाएगा या कम सक्रिय एंजाइम बनेगा। क्या अंतर आने वाला है? जैसे यहां पर पहले काम हो रहा था वैसा ही होगा, या थोड़ा सा स्लो हो सकता है बस, लेकिन काम जरूर होगा। एंजाइम बन रहा है, माइट बी पॉसिबल वो बिल्कुल पहले के जैसा हो, या हो सकता है थोड़ा सा कम सक्रिय हो। यानी कि या तो उसी के जैसे या थोड़ी देर के बाद। अभी भी आप देखेंगे कि जो क्रियाधार है वो अभी भी उत्पाद में बदल रहा है। वो अभी भी क्या है बेटा? उत्पाद में बदल रहा है। सबस्ट्रेट जो है वो अभी भी प्रोडक्ट में बदल रहा है दोस्त। और अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है, यानी कि म्यूटेशन के बाद जो एलील बना है, यानी कि जो रूपांतरित एलील बना है, रूपांतरित एलील यानी कि म्यूटेंट एलील जो है या जो मॉडिफाइड एलील है, वो कैसा है? वो ओरिजिनल एलील या डोमिनेंट एलील के जैसा है। डोमिनेंट एलील के ही जैसा है बेटा। प्रारंभ में जो बना जिसे आप कह रहे हैं डोमिनेंट एलील, तो ये जो डोमिनेंट एलील है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील, ये जो डोमिनेंट एलील है मित्रों, ठीक है, अगर इसमें म्यूटेशन भी हुआ तो म्यूटेशन के बाद एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है कि म्यूटेशन के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यानी या तो सामान्य एंजाइम बन जाएगा या फिर बच्चों कम सक्रिय एंजाइम बन जाएगा। आगे बात समझ में? या तो क्या हो जाएगा? सामान्य एंजाइम बन जाएगा या फिर बच्चों कम सक्रिय एंजाइम बन जाएगा। यानी कि ये जो मॉडिफाइड एलील है, ये जो मॉडिफाइड एलील है बेटा, ये जो म्यूटेशन के बाद एलील बना है, ये अभी भी कैसा है? डोमिनेंट एलील के जैसा है। ये पहली पॉसिबिलिटी है बेटा, पहली पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकता है बेटा बताइएगा जरा? और ये हो सकता है कि म्यूटेशन के बाद एंजाइम तो बने लेकिन वो निष्क्रिय हो। म्यूटेशन के बाद मैंने बताया था ना कि ये जो अलग अलग युग्म विकल्पी बनते हैं, ये जो अलग अलग युग्म विकल्पी बनते हैं, ये म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। तो हो सकता है कि निष्क्रिय एंजाइम का निर्माण हो जाए भाई। एंजाइम तो बन रहा है मित्रों, लेकिन वो कैसा है? निष्क्रिय है। एंजाइम तो बन रहा है लेकिन वो निष्क्रिय है बेटा, सक्रिय नहीं है। और आप भी जानते हैं कि अगर एंजाइम निष्क्रिय है तो ऐसी परिस्थिति में जो क्रियाधार है, जो सबस्ट्रेट है बेटा, जो क्रियाधार है, अब वह क्या हो जाएगा? उत्पाद में नहीं बदल पाएगा। क्रियाधार जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? उत्पाद में नहीं बदलेगा। क्रियाधार जो है अब वह उत्पाद में नहीं बदलेगा। और क्रियाधार अगर उत्पाद में नहीं बदल रहा, यानी कि अब ये जो रूपांतरित एलील बना है, ये जो बेटा म्यूटेशन के बाद एलील बना है, ये जो म्यूटेंट एलील है, ये जो रूपांतरित एलील है, ये जो बेटा रूपांतरित एलील है, ये जो म्यूटेंट एलील है, अब ये डोमिनेंट एलील नहीं कहा जाएगा भाई। अब ये डोमिनेंट एलील के जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा ये डोमिनेंट एलील के जैसा व्यवहार? बताइएगा जरा मुझे। ये जो है ये डोमिनेंट एलील के जैसे व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अब क्रियाधार से उत्पाद तो बन ही नहीं रहा। लेकिन डोमिनेंट एलील में तो क्रियाधार से उत्पाद बनता है। डोमिनेंट एलील में तो क्रियाधार से उत्पाद बनता है, लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो क्रियाधार से उत्पाद नहीं बनेगा बेटा। यहां पर जब आप देखेंगे ये तो क्रियाधार से उत्पाद बन रहा है। इस परिस्थिति में वही हो रहा है, यानी कि जो म्यूटेशन के बाद एलील बना है वो डोमिनेंट एलील के जैसा है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें बेटा, निष्क्रिय एंजाइम का निर्माण होगा। अब जो सबस्ट्रेट है वह प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। अब ये जो सबस्ट्रेट है वह प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। और अगर वो प्रोडक्ट में नहीं बदल रहा, इसका क्या मतलब है? कि अब डोमिनेंट एलील नहीं रहा वो, अब वो हो गया है रिसेसिव। तीसरी परिस्थिति क्या है बेटा? कि एंजाइम का निर्माण ही ना हो। एंजाइम का निर्माण ना हो, एंजाइम का निर्माण ना हो, एंजाइम का निर्माण ना हो बेटा, ये तीसरी परिस्थिति है। अब देखिए, अगर आप एंजाइम का निर्माण नहीं हो रहा है, यहां पे एंजाइम तो बना लेकिन किसी काम का नहीं था। दूसरे केस में आप क्या देख रहे हैं कि एंजाइम तो बना लेकिन वह एंजाइम किसी काम का नहीं है।
और अब तो एंजाइम ही नहीं बन रहा मित्रों, एंजाइम ही नहीं बन रहा है अब। तो जब एंजाइम ही नहीं तो फिर से आप क्या देखेंगे कि वो जो क्रियाधार है, वो जो सबस्ट्रेट है, वो फिर से पुनः उत्पाद में नहीं बदल पाएगा भाई। सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट, उससे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। और अगर उससे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बताइएगा जरा मुझे, कि भाई जो ये रूपांतरित एलील बन रहा है इस केस में भी, ये जो बेटा रूपांतरित एलील बन रहा है, यह क्या हो जाएगा, यह डोमिनेंट एलील नहीं रहेगा। यह डोमिनेंट एलील नहीं है भाई जी, ये जो है ये डोमिनेंट एलील नहीं है, नहीं है डोमिनेंट एलील। तो अच्छा, ये एनसीईआरटी ने कहां पर पढ़ाया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद। आप लोग क्या करिए, एनसीईआरटी में जहां पर अपूर्ण प्रभाविता पढ़ाया गया है, जहां पर बेटा क्या पढ़ाया गया है, अपूर्ण प्रभाविता। तो बच्चों जहां पर अपूर्ण प्रभाविता पढ़ाया गया है, अगर आप वहां पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई। अगर आप जो है वहां पर देखेंगे, थोड़ा सा लाइट देख लो बेटा, मैं, हाँ सही चल रहा है सब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों मैं आपको यह बता रहा था कि रूपांतरण के बाद या म्यूटेशन के बाद, है ना, म्यूटेशन के बाद क्या हो रहा है आप देखेंगे अगर ध्यान से। एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि म्यूटेशन के बाद भी जो नया एलील बने वो भी डोमिनेंट ही रहे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि म्यूटेशन के बाद जो एलील बन रहा है वह भी कैसा है, डोमिनेंट ही है, डोमिनेंट ही है। और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है मित्रों, और यह पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये जो हैं दो केसेस जैसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं कि यहां पर डोमिनेंट एलील नहीं बन पा रहा है। यानी आप यह तो नहीं कह सकते कि म्यूटेशन के बाद बनने वाला एलील हमेशा रिसेसिव होता है, आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते आप। हमेशा रिसेसिव हो सकता है, हमेशा रिसेसिव होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पे देखिए डोमिनेंट एलील बना और ये जो चीजें हैं इसमें रिसेसिव बन रहा है ना। और ये एनसीईआरटी ने कहां पर पढ़ाया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद। देखिए जरा एनसीईआरटी में, प्लीज बेटा देखो ना भाई, है ना। तो यहां से एक बात यह जरूर निकल के आ रही है कि रूपांतरित एलील यानी जो म्यूटेशन के बाद बन रहा है, रूपांतरित एलील सामान्यतया, रूपांतरित एलील सामान्यतया अप्रभावी एलील होते हैं। जनरली बेटा अप्रभावी एलील होते हैं, ठीक है बच्चों। नॉर्मली, यूजुअली, जनरली, सामान्यतया, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो म्यूटेंट एलील बनता है, जो म्यूटेशन के बाद एलील बनता है, जो रूपांतरित एलील है, वो कैसा है, अब रेसेसिव है। जनरली ऐसा होता है कि वो रेसेसिव होता है, ठीक है ना। तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट कि कैसे ये चीजें जो है वो विकसित होती हैं, राइट। देखिए इसको फटाफट से। और फिर हम जब कल प्रभावी और अप्रभावी पढ़ रहे थे तो वहां पर एक चीज ये थी कि समयुग्मजीय अवस्था और विषमयुग्मजीय अवस्था, समयुग्मजीय अवस्था और विषमयुग्मजीय अवस्था, ठीक है ना। समयुग्मजीय अवस्था और विषमयुग्मजीय अवस्था। तो अगला सवाल यही रहेगा आपका भी कि सर ये समयुग्मजीय का क्या मतलब है, ये विषमयुग्मजीय का क्या मतलब है। तो ये आपने देख लिया बेटा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं समयुग्मजीय, विषमयुग्मजीय और अर्धयुग्मजीय के बारे में, ठीक है ना। समयुग्मजीय यानी कि होमोजाइगस, विषमयुग्मजीय अर्थात हेटेरोजाइगस, अर्धयुग्मजीय यानी कि हेमिजाइगस। बच्चों समयुग्मजीय क्या होता है कि जब किसी जीन के दोनों एलील एक समान हो, जैसे जो क्या है आपके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आप दो एलील लिख के जीन को रिप्रेजेंट करोगे। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आप दो जीन लिख के क्या करोगे, दो एलील लिख के जीन को रिप्रेजेंट करोगे।
तो या तो दोनों प्रभावी हों, यानी कि या तो दोनों कैपिटल कैपिटल हों, या कि फिर दोनों स्मॉल स्मॉल हों। जैसे कैपिटल है कैपिटल है, स्मॉल है स्मॉल है, कैपिटल भी स्मॉल भी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सब क्या है बेटा, समयुग्मजी हैं, समयुग्मजी। यानी जब जाइगोट बना होगा तो जो गैमीट आए होंगे, एक जीन के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन, ए जीन है, उस जीन के क्या हुए, दोनों समान प्रकार के एलील आए। नर युग्मक में भी कैपिटल ए था और मादा युग्मक में भी कैपिटल ए था, तो जाइगोट में क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। तो ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, समयुग्मजी। समयुग्मजी, यह शुद्ध वंशक्रम भी इसी को कहते हैं। समयुग्मजी कह लीजिए या फिर शुद्ध वंशक्रम कह लीजिए, प्योर लाइन कह लीजिए बेटा, प्योर लाइन। और मेंडल ने समयुग्मजी ही लिए थे पेरेंट। मेंडल ने जो पेरेंट सेलेक्ट किए थे वो समयुग्मजी ही थे, होमोजाइगस ही थे, प्योर लाइन ही थे, शुद्ध वंशक्रम ही थे। लेकिन ऐसा ना होने के बजाय जब फर्टिलाइजेशन हो तो मान लीजिए कि मेल गैमीट में कैपिटल टी है, मेल गैमीट में क्या है बेटा, कैपिटल टी, और फीमेल गैमीट में क्या है, स्मॉल टी। तो जब जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसी अवस्था क्या हो जाएगी, विषमयुग्मजी। ऐसी अवस्था क्या हो जाएगी बेटा, विषमयुग्मजी, यानी कि हेटेरोजाइगस। जब किसी जीन के दोनों एलील भिन्न भिन्न हों, जैसे कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब भाई। नेक्स्ट है अर्धयुग्मजी। जब किसी जीन का एक ही एलील हो और वो समजात गुणसूत्र के जोड़ों में से किसी एक गुणसूत्र पर उपस्थित हो। देखो मेरी बात समझना, ये क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और ये क्या है, हेमीजाइगस, अर्धयुग्मजी। जैसे अगर आप बात करें ह्यूमन मेल की, ह्यूमन मेल, तो ह्यूमन मेल में क्या होगा, जो 23rd पेयर है बेटा, है ना, जो 23rd पेयर है उसमें एक क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम, और दूसरा क्या होगा बेटा, वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम में अलग तरीके के जीन है, एक्स क्रोमोजोम में अलग तरीके के जीन है। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों में नहीं पाया जा रहा है, किसी एक क्रोमोजोम में वो जीन का एलील पाया जा रहा है। तो इसको कह दिया जाएगा हेमीजाइगस अर्थात अर्धयुग्मजी, हेमीजाइगस अर्थात अर्धयुग्मजी। ठीक है, दो पाए जाएंगे एक जैसे होंगे समयुग्मजी, दो पाए जाएंगे अलग अलग होंगे विषमयुग्मजी, एक ही पाया जाए अर्धयुग्मजी, आधा अर्धयुग्मजी, अर्धयुग्मजी यानी कि हेमीजाइगस। देखो भाई ये तीनों टर्म देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तीनों टर्म देखिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। फुर्तीले बनो, फट से लिखा करो। जिन बच्चों की आदत में होगा नोट्स बनाना वो तो लिख भी लेते होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पे पहले लेक्चर देखते हैं फिर जाके वापस से पीडीएफ से नोट्स बनाते हैं। वो तरीका मुझे थोड़ा कम सही लगता है। आप क्या करिए, आपका ये होना चाहिए कि आप जो है यहां पे नोट्स बना लीजिए पढ़ते पढ़ते, और फिर मान लीजिए एनसीईआरटी का कोई पॉइंट है आप अपने तरीके से लिखना चाहते हैं, तो जब घर में इसको रिवाइज करें तो वो पॉइंट ऐड कर लें। पीवाईक्यू में कोई चीज है वो ऐड कर लें, ऐसा, ठीक है ना। और नोट्स जो है हर बच्चे को अपने तरीके से बनाने होते हैं। टीचर उस तरीके से नोट्स बनाता है क्लास में जो सभी बच्चों के लिए क्या हो, सुगम हो, आसान हो। आप उसको अपने रूप से अपने तरीके से कैसे लिखते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है मित्रों। चलिए बेटा, इतना पढ़ने के बाद अब मैं आपको पढ़ाएंगे लक्षण, लक्षण यानी कि कैरेक्टर, लक्षण यानी कि कैरेक्टर। अगला शब्द क्या है हमारा, लक्षण अर्थात कैरेक्टर। आप कहेंगे जीव का वह गुण, जीव का वह गुण जो जीन अभिव्यक्ति से विकसित होता है, जो जीन अभिव्यक्ति से विकसित होता है, जो जीन अभिव्यक्ति से विकसित होता है।
कोई भी फीचर हो बेटा, कोई भी फीचर, वो एनाटॉमिकल फीचर हो, वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो, वो एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर हो, वो फिजियोलॉजिकल फीचर हो, वह विशेष गुण जो जीन एक्सप्रेशन की वजह से आए। जीन कैसे एक्सप्रेस होता है कि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन, अल्टीमेटली कोई उत्पाद बनेगा। तो ऐसा कोई भी लक्षण, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, बौना होना, है ना, बीज का गोल होना, सिकुड़ा हुआ होना, सब 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 मिला के। अब किसी को डांस आता है, किसी को डांस नहीं आता, इसमें जीन का कोई लेना देना नहीं है भाई। तो फिर उसको हम आनुवांशिकी में लक्षण नहीं मानेंगे, उसको हम आनुवांशिक लक्षण नहीं मानेंगे, उसको हम जेनेटिक करेक्टर नहीं मानेंगे। एक इंसान 100 बार डंबल उठाता है, एक इंसान 20 बार उठा पाता है, ये उनकी अपनी मेहनत है, ये उनकी अपनी प्रैक्टिस है, तो इसको हम आनुवांशिक लक्षण नहीं मानेंगे। तो जीव का वह गुण जो जीन अभिव्यक्ति के कारण विकसित होता है, उसे हम लक्षण कह देंगे। सारे लक्षण आपको हमेशा दिखाई दें जरूरी भी नहीं है। आप गोरे हैं या काले हैं देख सकते हैं, कोई लंबा या बौना है आप देख सकते हैं, सीड जो है वो छोटा या बड़ा, सीड जो है छोटा या बड़ा देख सकते हैं, सीड गोल है सुकड़ा है आप देख सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एंजाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये कैसे देखेंगे? दिखेगा नहीं, बस वो आप अभिक्रिया कराएंगे तो पता चलेगा खाली कि हाँ ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता। और लक्षण के विकसित होने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी समझो आप। ये जो लक्षण आप जिसको कहते हो, तो आप कहोगे आनुवांशिक लक्षण विकसित होने के लिए, आनुवांशिक लक्षण विकसित होने के लिए, आनुवांशिक लक्षण विकसित होने के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आनुवांशिक लक्षण विकसित हो, अगर बेटा आप ये चाहते हैं कि आनुवांशिक लक्षण जो है विकसित हो, तो क्या क्या होना चाहिए? बात नंबर एक तो जीन उपस्थित होना चाहिए, जीन प्रेजेंट होना चाहिए, जीन प्रेजेंट होना चाहिए। और सिर्फ जीन के प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होगा, फिर जीन को अभिव्यक्त होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए बेटा उसको, जीन को अभिव्यक्त होना चाहिए, जीन को अभिव्यक्त होना चाहिए, और जीन अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। भाई अनुकूल दशाएं होंगी तभी तो अभिव्यक्त हो पाएगा। जीन अभिव्यक्ति के लिए, जीन अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, जीन अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल दशाएं होना चाहिए। है कि नहीं भाई? सिलेक्शन के लिए क्या होना है? कोचिंग में एडमिशन लेना है, और सिर्फ एडमिशन नहीं होना, सिर्फ एडमिशन लेने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करना है, और फिर उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए कि क्लास में मास्टर पढ़ाए, आप पढ़ो, आपका नेट बढ़िया हो, अगर लाइब्रेरी ज्वाइन की है, शांत माहौल है तो और बढ़िया। तो वैसे ही सिर्फ देखो जीन नहीं होगा तब तो कोई काम ही नहीं होना भाई। अगर जीन ही नहीं प्रेजेंट है तब तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन जीन प्रेजेंट हो और वो एक्सप्रेस ना हो, कुछ लोगों का पैसा बहुत होता है, खर्च नहीं करते, है ना। तो जीन का एक्सप्रेस होना जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी हर डिप्लॉइड सेल में जो केंद्रक है उसमें 46 गुणसूत्र हैं, यानी कि 23 जोड़े। तो आपकी सारी कोशिकाओं में, यही एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूं, आपकी सारी कोशिकाओं में इंसुलिन को बनाने के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो पाया जाता है। क्या बेटा? आपकी सारी कोशिकाओं में इंसुलिन को बनाने के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो पाया जाता है। आपकी सारी कोशिकाओं में इंसुलिन के लिए उत्तरदायी जीन उपस्थित है। लेकिन क्या आपकी सारी कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं? नहीं बनाती। वो जो पेनक्रियाज की जो सेल होती है ना, बीटा सेल होता है, क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं क्या बोलते हैं उनको, वहां बनता है वो।
यानी जीन तो हर कोशिका में है, लेकिन क्या हर कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है? नहीं करती। यानी कि क्या हर कोशिका में जीन अभिव्यक्त हो रहा है? नहीं हो रहा। इंसुलिन की उदाहरण से समझाया मैंने कि इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है वो आपकी प्रत्येक कोशिका में पाया जाएगा, हर बॉडी सेल में पाया जाएगा, लेकिन आपकी हर बॉडी सेल, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका इंसुलिन का निर्माण नहीं करती, इंसुलिन का निर्माण नहीं करती। ठीक है भाई, ये लक्षण क्या क्या हो सकते हैं अभी मैं बताता हूं। दूसरा बेटा होता है विशेषक यानी कि ट्रेट। विशेषक यानी कि ट्रेट, विशेषक यानी कि ट्रेट। ट्रेट बेटा लक्षणों के जो अलग अलग रूप होते हैं, लक्षणों के जो विविध रूप होते हैं बेटा, आप कहेंगे लक्षणों के विविध रूप, लक्षणों के विविध रूप, लक्षणों के विविध रूप, लक्षणों के विविध रूप। समझिए, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं लक्षण, और यहां पर मैं लिख रहा हूं विशेषक। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि लक्षण में हमने ले लिया बेटा पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग क्या है बेटा बताइएगा जरा। पुष्प का रंग जो है वह लक्षण है। पुष्प का रंग क्या है बेटा? लक्षण है। लेकिन पुष्प का रंग जो है वो सफेद या बैगनी हो सकता है, तो सफेद या बैगनी विशेषक है। सफेद या बैगनी क्या है बेटा? विशेषक है। या जैसे मैं कह दूं, जैसे बेटा मैं कह दूं कि बीज का रंग, बीज का रंग, बीज का रंग, या मैं कह दूं त्वचा का रंग, त्वचा का रंग, या मैं कह दूं बाल का प्रकार, या मैं कह दूं तने की ऊंचाई। तो बेटा ये सब क्या है? ये लक्षण है। समझ रहे हैं आप? ये सब बेटा लक्षण है। पुष्प का रंग लक्षण है, बीज का रंग लक्षण है, त्वचा का रंग लक्षण है, बाल का प्रकार लक्षण है, तने की ऊंचाई लक्षण है। लेकिन जैसे मैं कहूं कि पीला या हरा, बीज पीला हो सकता है या फिर हरा हो सकता है, तो ये क्या है? विशेषक। त्वचा का रंग क्या है? लक्षण। लेकिन मैं कहूं हल्का यानी कि गोरा, या फिर गहरा यानी कि काला, तो त्वचा का रंग क्या है? लक्षण। हल्का या गहरा क्या है? विशेषक। बाल का प्रकार मैं कह सकता हूं वो स्ट्रेट है, सीधे, या फिर घुंघराले, तो बाल का प्रकार क्या है? लक्षण। सीधा और घुंघराले क्या है? विशेषक। तने की ऊंचाई, भाई वो लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है ना? तो लंबा और बौना क्या हो जाएगा? विशेषक। तने की ऊंचाई क्या हो जाएगा बताइए मुझे? लक्षण। इस तरीके से ये है भाई पूरा माजरा। ठीक है ना? देखो इसको फिर आगे बढ़ेंगे, इसको बेटा फटाफट से देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, अब अगर आपने ये देख लिया है, अब अगर आपने ये देख लिया है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप। क्या पढ़ेंगे बेटा? जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप। जीन प्रारूप इंग्लिश में कह देंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप, ये जीनोटाइप क्या होता है बेटा? ये जीन प्रारूप क्या होता है बताइएगा जरा। तो आप कहेंगे जीव में किसी लक्षण का, जीव में किसी लक्षण का
एलीलिक संयोजन, एलीलिक संयोजन, एलीलिक संयोजन, जीव में किसी लक्षण का एलीलिक संयोजन। कि जैसे हाइट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो ये क्या है, ये जीनोटाइप है, ये जीन प्रारूप है। एलीलिक संयोजन कि दोनों कैपिटल कैपिटल प्रेजेंट है, कि एक कैपिटल एक स्मॉल प्रेजेंट है, कि एक दोनों स्मॉल प्रेजेंट है। तो किसी भी जीव में कोई भी आप लक्षण ले लीजिए, सपोज हमने तने, मटर के पौधे में तने की ऊंचाई को लेकर बात करी, तो वहां पर क्या क्या जीन प्रारूप संभव है, उसके क्या क्या एलीलिक संयोजन संभव है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये सब क्या है बेटा, जीन प्रारूप है। ऐसी एक चीज होती है दृश्य प्रारूप, दृश्य प्रारूप, दृश्य प्रारूप यानी कि फिनोटाइप, दृश्य प्रारूप यानी कि फिनोटाइप। एंड व्हाट इज दिस दृश्य प्रारूप, यह दृश्य प्रारूप क्या होता है। तो आप कहेंगे जीव में किसी लक्षण का आप कहेंगे बाह्य, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाह्य प्रारूप, बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर से कैसा दिख रहा है। जैसे मान लीजिए वो लंबा अथवा बौना हो सकता है, प्लांट जो है लंबा पौधा, आप कह सकते लंबा पौधा या बौना पौधा, लंबा पौधा या बौना पौधा, है ना, इत्यादि। तो ये हो जाएगा आपका दृश्य प्रारूप यानी कि फिनोटाइप। बाहर से कैसा दिख रहा है, वो बाहर से कैसा दिख रहा है भाई। फिनोटाइप जो फोटो देख, अरे प्लांट छोटा है कि लंबा है तो फोटो देख के पता चल जाएगा ना। फूल सफेद है कि फूल लाल है, ये तो फोटो देख के पता चल जाएगा। तो जो बाहर से देखने पर पता चल जाए वो फिनोटाइप, जो फोटो देख के पता चल जाए वो फिनोटाइप, और जिसके लिए जीन तक देखना पड़े वो जीनोटाइप। जैसे मान लीजिए अब आपको ये तो पता चल गया कि वो लंबा पौधा है, एक एसपी पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, समझिएगा आप कहेंगे भिन्न भिन्न जीनोटाइप का, भिन्न भिन्न जीनोटाइप का, भिन्न भिन्न जीनोटाइप का एक समान फिनोटाइप हो सकता है, भिन्न भिन्न जीनोटाइप का एक समान फिनोटाइप हो सकता है। ठीक है भाई, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर जीनोटाइप अलग अलग है तो फिनोटाइप भी अलग अलग हो। जैसे अगर आप कैपिटल टी कैपिटल देखें तो तब भी लंबा ही रहेगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी पौधा लंबा ही रहेगा। बोलो भाई, कैपिटल टी लंबा पौधा रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबे पौधे को बारे में बताएगा। तो आपने देखा पौधा लंबा है ना, पौधा जो है लंबा है, पौधा क्या लंबा है, टॉल है। अभी जो पौधा लंबा है ये कैपिटल टी वाला लंबा है या कैपिटल टी स्मॉल की विषम जी लंबा है, तो ये तो नहीं पता आपको। तो लंबा बौना ये सब क्या है, दृश्य प्रारूप है, फिनोटाइप है। लेकिन वो कैपिटल टी होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा कि फिर स्मॉल टी होगा, ये बेटा क्या है, जीन प्रारूप है, जीनोटाइप। यहीं पर एक बात मैं और लिखूंगा, एक और एसपी पॉइंट बेटा आपके लिए। व्हाट इज इट, कि भिन्न भिन्न फिनोटाइप का भिन्न भिन्न फिनोटाइप का
जीनोटाइप भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न फिनोटाइप का जीनोटाइप भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न फिनोटाइप का जीनोटाइप बेटा भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न। ठीक है ना, भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर वो लंबा है तो या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन अगर वो बौना है तो साफ कन्फर्म है कि वो स्मॉल टी होगा। अगर वो बौना है, आनुवांशिक रूप से अगर वो बौना है तब तो वो कन्फर्म है कि स्मॉल टी होगा। तो ये बेटा दो और टर्म हो गए, जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप। जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप। देखिए इसको फटाफट से देखो भाई, फटाफट से देखेंगे बेटा इसको। जीन प्रारूप दृश्य प्रारूप अर्थात जीनोटाइप फिनोटाइप। तो देखो क्या क्या हो गया बताओ जरा मुझे। कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया, लक्षण हो गया, विशेषक हो गया, समयुग्मजी विषमयुग्मजी अर्थयुग्मजी हो गया, जीन हो गया, एलील हो गया, प्रभावी एलील हो गया और अप्रभावी एलील हो गया। नए नए एलील कैसे बनते हैं ये हो गया। जीन प्रारूप दृश्य प्रारूप हो गया। अब क्या बचा, दो टर्म और सिखाऊंगा आपको। संकर ओज अर्थात हाइब्रिड वाइगर। संकर ओज अर्थात हाइब्रिड वाइगर। आपको पता है, आपने देखा होगा कि जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं, जैसे जो लोग खेती किसानी का काम जानते हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हाइब्रिड सीड लगा दें। मार्केट से खरीद के लाते हैं, थोड़ा महंगे पड़ते हैं वो, है ना। सरसों का हो, चना का हो, गेहूं का हो, जो लोग सब्जी भाजी की खेती करते हैं उनका हो। हाइब्रिड वीड क्यों, हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड क्यों बढ़िया होता है, हाइब्रिड सीड वो क्यों बढ़िया होता है। तो जो संकर बनता है, संकर, संकर यानी कि यहां पर आप कह देंगे कि हाइब्रिड, तो आप कहेंगे संकर अपने दोनों जनकों से, अपने दोनों जनकों से, अपने दोनों जनकों से उच्च होता है, प्रभावी होता है और आसान भाषा में समझो बढ़िया होता है। बात खत्म। आसान भाषा चाहिए ये लो, ठीक है भाई। संकर जो है वो अपने दोनों जनकों से बढ़िया होता है, प्रभावी होता है। जैसे मान लीजिए बेटा आपने एक पेरेंट ले लिया कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरा पेरेंट क्या ले लिया स्मॉल ए कैपिटल बी, और इनका जब आप क्रॉस कराएंगे तो इनके क्रॉस से क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल ए स्मॉल बी का क्रॉस कराया स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ। यानी कि बेटा यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जीन जो है वो डोमिनेंट है, यहां पर भी एक जीन डोमिनेंट है, लेकिन इनका जो हाइब्रिड बना उसमें इधर ए कैपिटल इधर बी कैपिटल, यानी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डोमिनेंट आ जाएगा। दोनों के लिए क्या आ जाएगा बेटा, डोमिनेंट आ जाएगा, डोमिनेंट। तो आपने क्या देखा कि ये जो हाइब्रिड बना है ये अपने दोनों जनकों की तुलना में क्या है, बढ़िया है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हाइब्रिड सीड को लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, बढ़िया चना हो, चने में बढ़िया प्रोटीन हो, बढ़िया सरसों हो, सरसों में बढ़िया फिर तेल निकले। समझ रहे हो आप। तो हाइब्रिड बनाया ही इसीलिए जाता है। जैसे अगर आप देखो, एक तो समस्या क्या है ना कि किताबों में उलझे रहते हो आप। किताबों में आप अपने खेतों के बारे में जो हो रहा है अगर वो सोच लो तो बेटा आपका जेनेटिक्स के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। वही अगर आपको समझ में आ गया तो सब, अरे जो हो रहा है खेतों में वही तो किताबों में लिख दिया गया। बाद में आप कहीं पे चले जाएं, आप कहीं पे चले जाएं, जैसे कानपुर में पत्थर कॉलेज है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी,
वहां पे इतना बड़ा कृषि फार्म है और फिर उसमें वो हाइब्रिड वैरायटी बनाते रहते हैं, हाइब्रिड वैरायटी। कहीं पे चले जाएं आप, पूसा वाले सेंटर पे चले जाएं, महाराष्ट्र में परभनी है वहां चले जाएं, फैजाबाद में यूनिवर्सिटी है वहां चले जाएं, मथुरा में यूनिवर्सिटी है, मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, हिसार में शायद मेरे ख्याल से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार। ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां यही हो रहा है, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड। जैसे मैं जहां रहता हूं, मेरे घर से कुछ दूर, करीब एक 10 किलोमीटर दूर जो है वो गन्ना संस्थान है, गन्ना संस्थान। ऐसे पूरी उसकी बाउंड्री ना 5 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है, उतना एरिया उन्होंने कवर कर रखा है, उसमें गन्ना ही गन्ना लगा हुआ है भाई। ऑफिसेज बने हुए हैं, कुछ पढ़ाई होती है वो बना है, लैब बना हुआ है, उसके बाद गन्ना ही गन्ना। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से बताना भी चाहूंगा कि जो शुगर केन की जो सोसाइटी है, शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए जो उसमें जो भी एक टेक्नीशियन सोसाइटी है, उसका मैं आजीवन सदस्य भी मुझे नियुक्त कर दिया गया है। तो मैं वहां जब गया तो फिर मैंने देखा, क्योंकि जेनेटिक्स में मेरी रुचि थी, बहुत ज्यादा रुचि है मेरी जेनेटिक्स में, मेरी तो पूरी बॉटनी में है। तो फिर जो है वो जो सारी फॉर्मेलिटीज थी मैंने पूरी की और उसका जो है मुझे आजीवन सदस्य जो है उन्होंने बना दिया है। तो अब उससे मुझे वो सारी चीजें पता, जैसे मान लो भारत में गन्ने की कोई नई वैरायटी विकसित हुई, उनकी मैगजीन होती है, सबको नहीं मिलती हो, उस मैगजीन में या फिर मेल के थ्रू कोई नई वैरायटी हुई, कुछ हुआ, कोई नई तरीके की, मान लीजिए कोई नया कीड़ा लग गया, या उन्होंने इस बात में सफलता प्राप्त करी कि अब कम खाद डालने पर ज्यादा पैदावार, मुझे सारी जानकारी मिलती रहेगी। कोई नई प्रजाति विकसित की गई, किस तरीके से विकसित की, वो मुझे पढ़ने को मिलेगा, कि लाइब्रेरी का एक्सेस मुझे मिल गया है। गया भाई, 10,000 किताबें थी, कुछ किताबों में तो दीमक लग गया था। फिर किसी दिन जाऊंगा, समय नहीं मिल पाता, आपके बैचेस ज्यादा होते हैं, है ना, और संडे को वो बंद रहता है क्योंकि सरकारी संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीआर का इंस्टीट्यूट है वो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। संडे वो बंद रहता है, जिस दिन यहाँ छुट्टी होती है उस दिन वहां छुट्टी होती है। तो कभी कभी अगर दिन की एक क्लास है तो चले गए शाम को, शाम को मतलब कि 2-3 बजे, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि हाइब्रिड वैरायटी की इंपॉर्टेंस क्या और क्यों इसे संकरोजिया हाइब्रिड वाइगर कहा जा रहा है। बेटा अगला है अंतः प्रजनन अवसाद। अंतः प्रजनन अवसाद, अंतः प्रजनन अवसाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अंतः प्रजनन अवसाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या मतलब है इसका, बताइए बताइए। अंतः प्रजनन अवसाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या मतलब इसका, कि प्रजनन करते समय जीव अवसाद में चला जाएगा, ब्रीडिंग करते समय जीव डिप्रेशन में चला जाएगा? नहीं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर आप लगातार स्वपरागण कराते हैं तो स्वपरागण के कारण, स्वपरागण के कारण स्वपरागण के कारण, लगातार सेल्फिंग कराने के कारण अप्रभावी लक्षणों का प्रकट होना, अप्रभावी लक्षणों का प्रकट होना, अप्रभावी लक्षणों का प्रकट होना, यह है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो वापस विकसित होना शुरू हो जाते हैं। हमने क्या किया, हमने ये कैपिटल कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी का क्रॉस कराया, तो क्या बनाया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब अगर आप क्या करें, सेल्फिंग करा दें, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करा दें, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करा दें कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, तो यहां पर तो आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए क्या उपस्थित है, डोमिनेंट जीन उपस्थित है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत सारे जीनोटाइप आपको देखने को मिले, बहुत सारे, साथ ही साथ बेटा आपको देखने को मिल सकता है कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी,
यानी कैपिटल ए स्मॉल बी, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका क्या मतलब है? कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए और स्मॉल बी, या फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, ऐसे मिल सकता है। या फिर बेटा ये मिल सकता है स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ कुछ भी आ जाए। और भी बहुत सारे जीनोटाइप मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मिलेगा। लेकिन हमें बात यह करनी है कि अब अप्रभावी लक्षण पुनः प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात करनी है? कि जो अप्रभावी लक्षण हैं वह पुनः प्रकट होना शुरू हो जाएंगे बेटा। जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी देखो, या कैपिटल ए स्मॉल बी, या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, और या फिर बेटा स्मॉल ए बी। कहां? तो यहां दोनों के लिए डोमिनेंट था, इसमें एक के लिए डोमिनेंट, इसमें दोनों के लिए रिसेसिव। तो ये जो अप्रभावी लक्षण प्रकट होने लगते हैं इसी को कहा जाता है अंतः प्रजनन अवसाद, यानी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अंतः प्रजनन अवसाद यानी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये वाली बात है भाई। इसको फटाफट से देखिए, टर्मिनोलॉजी पूरी हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलवाद। टर्मिनोलॉजी जो है बेटा वो पूरी हो चुकी है, और अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलवाद। मेंडलवाद, ठीक है ना? हाँ, मेंडलवाद पढ़ेंगे भाई। चलिए बच्चों, मेंडलवाद पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे महान मेंडल, जिनको कहते हैं आनुवांशिकी का जनक, मटर के पौधे में जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहेंगे विलियम बेटसन को, और प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक कहेंगे टीएच मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन को। ये तीनों नाम याद रखेंगे आप, बहुत जरूरी है आपके लिए। और जेनेटिक्स में मेंडल का क्या ऑरा है? ये जो आजकल रील में आता है ना, ऑरा 1000, ऑरा 999, कुछ नहीं है, ये फालतू बकवास है। खुद ही अपने रील बना के डाल रहे हैं, ऑरा ये ऑरा वो। ये है ऑरा। ये अगर किसी को ऑरा कहा जा सकता तो फिर ये है भाई। यानी जेनेटिक्स की स्टडी को ही मेंडल का आधार, मतलब मेंडल की स्टडी को ही जेनेटिक्स पढ़ने का आधार बना लिया गया। और पूरा जो एरा है, पूरा जो कालचक्र है, पूरा जो समय है, उसको ऐसे कहते हैं कि या तो मेंडल के पहले, या मेंडल के समय, या मेंडल के बाद। मेंडल के पहले जेनेटिक्स में जो कुछ भी काम किया उसे कह दिया जाता है प्री मेंडलिज्म। मेंडल के टाइम पर जो काम हुआ, मेंडल ने जो काम किया, जो प्रयोग किए, जो निष्कर्ष निकाले, उसे मेंडलवाद कह देंगे, मेंडलिज्म। और फिर मेंडल के मरने के बाद जो कुछ भी हुआ, पोस्ट मेंडलिज्म, वो मेंडल के बाद की बात है। दिस इज द रियल लाइफ ऑरा। समझ रहे हो ना? सैवेज रिप्लाई किसी ने किसी को दे दिया, अरे ऑरा है कद्दू भाई। चलिए, तो ये हम जेनेटिक्स की बात कर रहे थे कि जेनेटिक्स में जो पूरा टाइम स्केल है, मेंडल के पहले, मेंडल के समय और मेंडल के बाद। ठीक है, बढ़िया। अब मेंडल ने, ध्यान से समझिएगा, मेंडलवाद यानी कि मेंडलिज्म क्या, मैं एक एक चीज समझा के पढ़ाऊंगा आपको। मेंडल ने अनुवांशिकी के क्षेत्र में मटर के पौधे को लेकर जो कुछ भी काम किया और जो रिजल्ट निकाले, जो कंक्लूजन निकाले, मेंडल के द्वारा आनुवांशिकी के क्षेत्र में किए गए कार्य और दिए गए निष्कर्ष, इसे क्या कह दिया जाएगा? मेंडलवाद कह दिया जाएगा, मेंडलिज्म कह दिया जाएगा। और मेंडल ने लगभग 7 साल 1856 से 1863 तक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। 7 साल भाई। उद्यान मटर, यानी कि इसी को कह सकते हैं गार्डन पी। उद्यान मटर को क्या कह सकते हैं? गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, जहां पर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 14, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। मेंडल दरअसल एक पादरी था, मॉन्क था वो। मेंडल जब पढ़ने, मेंडल क्या है देखो, एक मॉन्क था, पुजारी था, है ना, चर्च का पुजारी। जैसे मंदिर में पुजारी होता है और मस्जिद में आलिम या मौलवी होते हैं, वैसे चर्च में क्या होता है? पादरी होता है।
ठीक है। तो वो पादरी था, वही चर्च का काम करता था, आसपास के बच्चों को पढ़ा देता था। मेंडल को लगा, गांव के लोगों को भी लगा कि अगर मेंडलवा और ज्यादा पढ़ जाएगा तो फ्री में ट्यूशन पढ़ा देगा सबको, समझ रहे हो। तो गांव के लोगों ने कहा कि पादरी साहब थोड़ा पढ़ो, मतलब जाओ 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 और पढ़ो लिखो थोड़ा। तो मेंडल जो गया था ना पढ़ने, मेंडल फिजिक्स पढ़ने गया था मेनली, अगर देखा जाए तो फिजिक्स और फिलॉसफी। मेंडल गया था फिजिक्स पढ़ने और फिलॉसफी पढ़ने। और मेंडल जब यूनिवर्सिटी ऑफ वियना पहुंचा तो उसने देखा कि यहां तो अलग ही खेल चल रहा है भाई। वहां सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग, है ना, घसीटाराम, चैनाराम, कल्लू, बल्लू, बुल्ली, गोलू, सिंटू, पिंटू, अंजू, मंजू, संजू, गंजू, चपड़ गंजू, नागेली, नागेली सही नाम है, ये सब लोग भाई प्लांट ब्रीडिंग में लगे हुए हैं। वो यही देख रहे हैं पौधा लंबा हो रहा कि बौना। सीड लगाया, 1 किलो सीड लगा दिया, कितने पौधे लंबे हो रहे, कितने, सब इसी में लगे थे। मेंडल को इसमें किक आ गई भाई, अरे ये तो हम भी कर सकते हैं। मेंडल ने कहा अरे हम ये तो हम भी कर सकते हैं। तो मेंडल फिर जो है प्लांट ब्रीडिंग के काम में लग गया। अरे फिजिक्स छोड़ो भाई, ये करते हैं, मटर उगाएंगे, मटर पनीर बनाएंगे, मटर का निमोना बनाएंगे, मटर फ्राई करके घुघरी बनाएंगे, मटर फ्राई करके खा लेंगे, और कुछ नहीं होगा, कच्चा चबाएंगे छील छील के, लेकिन मटर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेंडल वापस आया, वही चर्च के पास अपना थोड़ा बहुत जमीन होती, जैसे मंदिर के आसपास होती थोड़ा बहुत जमीन, वहां पे उसने क्या किया, थोड़ा तो बीघा 2 बीघा तो होती है, अब वहां पे उसने मटर उगाया। 7 साल वो डायरी पेन लेके यही करता रहा कि इस बार मैंने इतने पौधे लगाए तो ये हुआ वो हुआ। मेंडल ने क्यों लिया होगा मटर का पौधा, क्योंकि एक तो उसका छोटा आकार है, छोटा जीवन काल है। मान लो मेंडल एक ऐसा पौधा लेता जहां पता चल रहा है कि 15 साल में एक बार फ्लावरिंग, मतलब 15 साल में पहली फ्लावरिंग हो रही है एक बार। मेंडल 20 साल का था जब उसने एक प्लांट लगाया, मेंडल बेटा 35 का हो गया दूसरी पीढ़ी आते आते, पहली पीढ़ी आते आते। मेंडल जो है 50 का हो गया दूसरी पीढ़ी आते आते। मेंडल 65 का हो गया, उसके हाथ ही नहीं चल रहे, दिख ही नहीं रहा उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 15-20 साल में फ्लावरिंग अगर होएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। एक वैज्ञानिक 3-4 पीढ़ियों 5 पीढ़ियों तक अध्ययन ही नहीं कर पाएगा। फिर प्लांट में तीसरी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी में फ्लावर है, उससे पहले साइंटिस्ट ही ने पढ़ लिया भाई। बोलो राम नाम सत्य है। अरे ठीक है वो पादरी था, उनके यहां भी तो कुछ बोलते होंगे ना, रेस्ट इन पीस। और कैसर छोटा जीवन काल तो समझ में आ गया, छोटा आकार रहेगा तो कम जगह पे आप ज्यादा से ज्यादा स्पेसिमेन लगा सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा मटर लगा सकेंगे। 1 बीघा खेत में आम लगाओ, 1 बीघा खेत में मटर लगाओ, सोच के देखो भाई जी, नंबर ऑफ सीड आपको कब ज्यादा मिलेगा। और तो छोटा आकार था, छोटा जीवन काल था, बहुत सारे विपर्यासी विशेषक कि पौधा जो है वो लंबा है कि बौना है, फली कैसी है हरी की पीली, बीज कैसा है हरा की पीला, बीज कैसा गोल की सिकुड़ा हुआ, फली कैसी है फूली हुई की सिकुड़ी हुई, सब चल रहा भाई। इतने सारे लक्षण उपस्थित थे। तो ये भी नहीं, क्योंकि आप किसी एक लक्षण को अध्ययन करें तो हो सकता है कि जो आप नियम बता दें वो किसी दूसरे लक्षण में फेल हो जाए। तो मेंडल ने क्या किया, इस तरीके से काम किया। अच्छा, ये पौधा कैसा है कि सेल्फिंग करा लीजिए आप, नेचुरली वहां पे सेल्फिंग होती है, स्वपरागण है। और अगर आप चाहते हैं कि सेल्फिंग नहीं करानी है, स्वपरागण नहीं कराना है, पर परागण कराना है, तो बच्चों आप पर परागण करा सकते हैं। कैसे कराते हैं पर परागण, ऐसे कराते हैं बेटा, पर परागण ऐसे कराते हैं। मैं वापस वहां जाऊंगा, फ्लो में यही है, समझ लो। पर परागण कराने का क्या तरीका है बताया था ना मैंने आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन वाले चैप्टर में,
कि अगर कोई द्विलिंगी पुष्प है और वहां पर आप फिर भी पर परागण कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, विपुंसन कराइए। विपुंसन, ये वाली बात अभी बाद में करेंगे। विपुंसन, विपुंसन के बाद थैलीकरण यानी कि बैगिंग, पढ़ा चुका हूं मैं। फिर संकरण, कृत्रिम रूप से पॉलिन के डस्टिंग करा दो, पॉलिनेशन हो जाएगा, फ्रूट बनेगा, बीज इकट्ठा कर लो और वो बीज को लगा दो जमीन में, अगली पीढ़ी मिल जाएगी। ऐसे तो होता है पर परागण, पढ़ाया तो था। तो छोटा आकार, छोटा जीवन काल, बहुत सारे विपर्यासी विशेषक प्रेजेंट थे। प्राकृतिक रूप से यहां स्वपरागण हो रहा था, कृत्रिम परिस्थितियों में हो रहा था पर परागण। तो मेंडल ने कहा कि ये पौधा बढ़िया है, इसी पौधे को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे पे बेटा एक्सपेरिमेंट किया। भाई मटर के पौधे पर ही और दूसरे पौधों पे भी मेंडल जैसे प्रयोग और भी लोगों ने किए, लेकिन 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 बात यह है कि मेंडल ज्यादा सफल क्यों हुआ? मेंडल ही ज्यादा क्यों सफल हुआ? महान मेंडल, मेंडल महान कैसे बना? तो उसके पहले के जो लोग थे वो एक साथ पता चला 5, 10, 20 कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे एक ही पौधे में, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। मैंने बताया ना, वहां सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, घसीटा, कल्लू, बल्लू, संतोष, सब। मेंडल ने कहा हम संतोष पागल ना है। मेंडल क्या कह रहा? मेंडल कह रहा हम संतोष पागल ना है, हम 4-5 कैरेक्टर ना लेवे, हम एक टाइम पर एक कि 2 कैरेक्टर लेके जो ना है एक्सपेरिमेंट करबे। तो ये मेंडल की सफलता में एक बहुत बड़ा कारण था कि मेंडल ने एक टाइम पर 1 या 2 लक्षणों का अध्ययन किया। यानी जब वो क्रॉस करा रहा था तो बाकी में क्या हो रहा है, वो गया भाई सब चूल्हे में। हाँ, मेंडल अगर सिर्फ फूल के रंग को लेकर क्रॉस करा रहा है तो फली कैसी बन रही उसे फर्क नहीं पड़ता, फली कैसी बन रही उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क तो इस बात से पड़ता है कि फ्लावर कैसा है। समझ रहे हैं आप? तो एक टाइम पर उसने 1 या 2 लक्षणों को लेकर अध्ययन कराया। मजा आ रहा है भाई? मजा मतलब ज्यादा पढ़ाई करो। अभी कोई कह देगा हम मजा लेने नहीं आते, भैया मालिक दद्दा माते पढ़ो। ये एक रीजन था। दूसरा, मेंडल चूंकि फिजिक्स पढ़ने गया था, यानी कि मेंडल को मैथमेटिक्स आती थी। आप समझ सकते हैं इस बात को, दर्द है आपके जीवन का ये, है ना? तो मेंडल क्या कर रहा था कि मेंडल ने क्या किया, इतने पौधे लगाए, समझो मान लो इतने पौधे लगाए, उसमें से इतने लंबे निकले, इतने बौने निकले, ये जो भी कुछ भी था, तो मेंडल एकदम गणितीय रूप से उनको आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित कर रहा था बेटा, आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित कर रहा था। और मेंडल ने नमूने का बड़ा आकार लिया था। नमूने का बड़ा आकार लेना मतलब क्या हुआ बेटा? नमूने का बड़ा आकार, मेंडल ने कोई 10-20 पौधे लेकर काम नहीं किया था कि एक पौधे में देख लिया अच्छा 10 फली बनी, 7 ऐसी 3 ना, नेवर। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया पता चला 1000 पौधे, 2-2000 पौधे, 5-5000 पौधे पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो जो सैंपल साइज था, सैंपल साइज, जैसे जब कानपुर में मेट्रो चलना शुरू हुई तो मीडिया वालों ने क्या किया, 50 लोगों से इंटरव्यू किया कि मेट्रो आने से बढ़िया हुआ या खराब हुआ। मतलब मेट्रो आने से कोई फायदा, खराब तो क्या हुआ, मेट्रो आने से कोई फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना? और 50 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अरे 10-20 लोगों का ले लिया होगा, 50 मान लो, 50 लोगों का इंटरव्यू लिया, उन 50 लोगों के आधार पर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। क्या रिजल्ट है वो छोड़ो, आप बताओ इन 50 लोग, कानपुर इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा शहर, बहुत बड़ा, एक कानपुर में 3 कोर्ट आएंगे कम से कम। पुराना शहर है कानपुर, बहुत पुराना। अब मान लीजिए उन लोगों ने कहा कि नहीं मेट्रो आया बढ़िया हुआ, मान लिया, या उन लोगों ने यह कहा कि मेट्रो आया बढ़िया नहीं हुआ, किसी भी परिस्थिति में क्या इस रिजल्ट को बहुत विश्वसनीय माना जा सकता है? क्या ये 50 लोग, क्या ये 50 लोग कम से कम वो 10 लाख लोगों की आबादी का डिसीजन बता देंगे क्या कि नहीं सही हुआ कि गलत हुआ है?
पता चला वो किसी के ऑफिस जाना था, सुबह सुबह उसका घर में झगड़ा हो गया बीवी से, और वहीं पहुंच गया पत्रकार, नेशन वांट्स टू नो कानपुर मेट्रो है, आपको कैसा लगे? हटो यार, फालतू काम। उन्होंने कहा ये मेट्रो खुश नहीं है। तो मेंडल ने क्या किया, ऐसे 2 3 4 8 10 पौधों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने एक लार्ज सैंपल साइज लिया, उसने नमूने का बड़ा आकार लिया, 1000 2000 10,000 पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया। और फिर है गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। वही बात है, नमूने का बड़ा आकार लेना, गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लक्षण भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गुणात्मक लक्षण और एक होता है मात्रात्मक लक्षण। ये गुणात्मक लक्षण और मात्रात्मक लक्षण समझ लो पहले तुम, ठीक है भाई? गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण समझो आप। जैसे मान लो अगर कैपिटल टी है तो 10 फुट का है पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी 10 फुट का है पौधा, और अगर स्मॉल टी है तो 5 फुट का है पौधा। ऐसा हो रहा है। कैपिटल टी 10 फुट, कैपिटल टी स्मॉल टी तब भी 10 फुट। यानी कि ऐसे लक्षण बेटा जिनमें जो फिनोटाइप है वह डोमिनेंट एलील की संख्या पर निर्भर नहीं करता। वो लक्षण जिनमें जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप की जो इंटेंसिटी है, फिनोटाइप की जो तीव्रता है, वह डोमिनेंट एलील के नंबर पर निर्भर नहीं करता। अगर एक डोमिनेंट एलील आए तब भी वो प्लांट 10 फुट का है, और अगर 2 डोमिनेंट एलील हैं तब भी वो प्लांट 10 फुट का है। यानी कि डोमिनेंट एलील के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक भी डोमिनेंट एलील आ गया, वही एक्सप्रेस होगा, वही प्रभावी होगा, वही व्यक्त होगा, वही प्रदर्शित होगा, उसी जलवा होगा। तो ऐसे लक्षणों को कहा जाता है गुणात्मक लक्षण, क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ऐसे लक्षणों को कहा जाता है गुणात्मक लक्षण, क्वालिटेटिव कैरेक्टर। लेकिन मान लीजिए भाइयों बहनों, अगर ऐसा हो जाए कि कैपिटल टी 10 फुट का पौधा है, स्मॉल टी 5 फुट का पौधा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो 7.5 फुट का पौधा है, तो ऐसे लक्षणों को कहा जाएगा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कह दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, क्योंकि यहां पर जो फिनोटाइप का इंटेंसिटी है, यहां पर जो बेटा फिनोटाइपिक इंटेंसिटी है, वह इस बात पर निर्भर कर रही है कि डोमिनेंट एलील की मात्रा कितनी है, डोमिनेंट एलील की संख्या कितनी है। अब सिर्फ गुण से काम नहीं चल रहा, नंबर का भी रोल है। तो वो सारे कैरेक्टर जहां पर फिनोटाइप की तीव्रता डोमिनेंट एलील के नंबर पर भी डिपेंड करे, डोमिनेंट एलील के संख्या पर निर्भर हो, ऐसे लक्षणों को क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं, मात्रात्मक लक्षण कहते हैं। परिमाणात्मक, संख्यात्मक, मात्रात्मक, ऐसे लक्षण। लेकिन चाहे एक डोमिनेंट एलील हो, चाहे 2 डोमिनेंट एलील हो, सेम फिनोटाइप आ जाए तो फिर वो गुणात्मक लक्षण होते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, गुणात्मक लक्षणों को लेकर फिर उनका बहुत ज्यादा मतलब लार्ज सैंपल साइज लेकर अध्ययन किया, मात्रात्मक अध्ययन किया बेटा। ये मेंडल की सफलता के कारण थे, ये जो है मेंडल की सफलता के कारण थे। मेंडल ने बताया सारी बातें। फिर भी मेंडल का जो काम है वो कई वर्षों तक बेटा छिपा हुआ बना रहा। मेंडल का जो कार्य है वो कई वर्षों तक क्या हुआ, छुपा बना रहा। मेंडल का कार्य कई वर्षों तक बेटा छुपा बना रहा। मेंडल का जो कार्य है वो कई वर्षों तक छुपा हुआ रहा। क्यों? क्योंकि एक तो उस समय डार्विन का गोल्डन एरा चल रहा था, डार्विन का स्वर्णिम काल चल रहा था, ठीक है ना। मतलब डार्विन की उल्टी सीधी सब बातें लोगों को समझ में आ रही थी। डार्विन इधर भी होगा उधर भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, डार्विन का जलवा, ऐसा माहौल था। मेरे ख्याल से डार्विन की बुक आ चुकी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज,
आपको पता है आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था पूरी दुनिया में बूम पे था एकदम, तो लोगों ने मेंडल को सीरियसली नहीं लिया। दूसरा, उन दिनों चीजें इतना जल्दी वायरल नहीं हुआ करती थी। उन दिनों संचार के जो साधन थे, कम्युनिकेशन के जो मीडियम थे, वो इतना इजी नहीं हुआ करते थे आज के जैसे। आज कहीं पे कुछ हुआ, आपने एक रील बना दी, शॉर्ट्स बना दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, फोन करके बता दिया। लेकिन उन दिनों संचार के जो साधन थे उतने सुलभ नहीं थे, कम्युनिकेशन आज के जितना इजी नहीं था। इस वजह से भी मेंडल का जो कार्य है वो काफी वर्षों तक छिपा हुआ बना रहा। मेंडल ने जब आंकड़ों को गणितीय और सांख्यिकीय रूप में व्यवस्थित किया तो ये जो प्रयोग था उस समय बहुत नया था। मेंडल ने गणित का ये जो प्रयोग किया बायोलॉजिकल चीजों को समझने के लिए, उनको आसान करने के लिए, ये बहुत नई चीज थी उस समय, तो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मतलब साइंटिस्ट वाइंटिस्ट वैसे भी समाज से 20-30 साल आगे होते हैं, मेंडल उन साइंटिस्ट से भी 20 साल आगे था। तो वो जो गणित का यूज था इतना नया था, गणित का जो प्रयोग था वो लोगों को मजा नहीं कर, नहीं नहीं अरे इतना मैथ ही पढ़ना होता बायो काहे लेते। ये एक और समस्या हो गई। और इन सारी बातों के अलावा मेंडल की अपनी भी एक गलती थी। मेंडल यह तो बता रहा था कि लक्षणों के विकसित होने के लिए जो कारक है वो जिम्मेदार है, जैसे आज हम जीन कहते हैं। मेंडल यह तो बता रहा था कि लक्षणों के विकसित होने के लिए जो कारक हैं वो जिम्मेदार है, फैक्टर, जैसे अब हम जीन कहते हैं। लेकिन वो कारक क्या है, वो कारक कोशिका में कहां पर उपस्थित है, केंद्रक में है कि साइटोप्लाज्म में है कि सेल वॉल में, क्या है उसका केमिकल, इस तरीके की चीजें मेंडल जो नहीं बता पाया। तो मेंडल ने यह तो बताया कि लक्षणों के विकसित होने के लिए कारक उत्तरदायी हैं, लेकिन कारकों का, उन फैक्टर्स का कोई भी फिजिकल प्रूफ मेंडल के पास नहीं था। मेंडल के पास कोई भौतिक प्रमाण नहीं था बेटा, मेंडल के पास कोई भी भौतिक प्रमाण नहीं था। यह भी एक बड़ी वजह थी कि मेंडल का जो काम है वो फिर इतने सालों तक छुपा रहा, लोगों ने उसको बहुत हाथों हाथ नहीं लिया। ठीक है जी, चलिए ये देखिए, फटाफट से लिखिए जल्दी से बेटा। लिखो भाई इसको। चलिए बेटा, अब आप ये भी लिख लीजिए। चलो बेटा, आइए अब हम लोग बात करेंगे कि फिर मेंडल के कार्य की पुनः खोज कैसे हुई। मेंडल अपने जीवन के आखिरी वर्षों में अवसाद में था, फिर मेंडल मर गया। मेंडल के मरने के बाद सन 1900 में 3 अलग अलग रिसर्चर थे बेटा, 3 स्वतंत्र वैज्ञानिक थे। ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड का रहने वाला था, कार्ल कोरेंस जर्मनी का रहने वाला था, और सारमार्क जो है वो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। मेंडल भी ऑस्ट्रिया का था, उस समय उसको चेकोस्लोवाकिया कहते थे। तो सन 1900 में ये भी सवाल पूछा जाता कि मेंडल के कार्य की पुनः खोज कब हुई। सन 1900 में किसने की? ह्यूगो डिवरीज फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी और सारमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया। मेंडल कैसे काम करता था, मेंडल का अप्रोच क्या था? मेंडल ने जो प्लांट ब्रीडिंग के काम किए, जो कि हम जेनेटिक्स में यूज करते हैं पढ़ने के लिए, तो मेंडल की क्रिया विधि क्या थी? सबसे पहला काम जो मेंडल ने किया, पेरेंट्स का सिलेक्शन, जनकों का चुनाव, जनकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स।
मेंडल ने जनक के तौर पर क्या लिया था बच्चों? मेंडल ने जनक के तौर पर लिया था क्या? मेंडल ने जनक के तौर पर लिया था शुद्ध वंशक्रम, होमोजाइगस, समयुग्मजी, प्योर लाइन। यानी अगर मेंडल क्या करना चाह रहा है, हाइट को लेके क्रॉस कराना चाहता है, तो उसने एक पेरेंट लिया कैपिटल टी और दूसरा पेरेंट लिया स्मॉल टी। एक पेरेंट क्या लिया बेटा मेंडल ने? कैपिटल टी और दूसरा पेरेंट क्या लिया मेंडल ने? स्मॉल टी। एक पेरेंट लिया मेंडल ने कैपिटल टी, दूसरा पेरेंट लिया स्मॉल टी। ये वाली बात भाई जी। तो मेंडल ने जनक के जब जनकों का चुनाव किया, पहला काम वही था कि जब जनकों का चुनाव किया तो उसने शुद्ध वंशक्रम लिया, शुद्ध वंशक्रम। और मेंडल, आप जानते हैं मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे बेटा। मेंडल ने जो प्रयोग किए ये 7 कैरेक्टर को लेकर किया। तो मेंडल ने जब ये 7 कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखो, एक क्या रहा होगा कैपिटल आई, दूसरा पौधा क्या रहा होगा स्मॉल वाई। यानी मेंडल को हर क्रॉस में 2 पौधे चाहिए थे, एक होमोजाइगस प्रभावी और दूसरा होमोजाइगस अप्रभावी। एक कैरेक्टर निपटा तो 2 शुद्ध वंशक्रम चाहिए। फिर मान लीजिए दूसरा क्रॉस कराया तो फिर से क्या चाहिए इस बार? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। दूसरा क्रॉस निपटा तो 2 वैरायटी ये हो गई, 2 और 2 4। तो अगर एक क्रॉस में 2 वैरायटी चाहिए, एक क्रॉस में 2 वैरायटी चाहिए, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव, एक समयुग्मजी प्रभावी, एक समयुग्मजी अप्रभावी, एक में दोनों कैपिटल, एक में दोनों स्मॉल। तो अगर एक क्रॉस के लिए 2 वैरायटी चाहिए, अगर एक क्रॉस के लिए 2 वैरायटी चाहिए, अगर एक क्रॉस के लिए 2 वैरायटी चाहिए, तो 7 क्रॉस के लिए कितनी वैरायटी चाहिए होगी? 7 क्रॉस के लिए चाहिए होगी 14 वैरायटी। 7 क्रॉस के लिए बेटा चाहिए होगी 14 वैरायटी, 14। 7 क्रॉस के लिए 14 वैरायटी चाहिए होगी बेटा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे यहां पर। चलो भाई, अब जनकों का चयन हो गया। जनकों का चयन करने के बाद इमेस्कुलेशन यानी कि जो मेल पार्ट है वो हटा दिया। फिर उसको क्या किया? पॉलीथीन से ऐसे कवर कर दिया, थैलीकरण। फिर जो ऐच्छिक पॉलिन था उससे संकरण करा दिया, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ, बीज बना, बीज इकट्ठा किया, अगली पीढ़ी में बो दी, यानी कि आपको F1 जनरेशन मिल गई। यहां पर जो था वो कैपिटल टी, ये जो मिला वो क्या है? F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी। F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी बेटा। और मेंडल ने जो क्रॉस किया था इन 7 कैरेक्टर को लेकर किया था। मेंडल ने कौन कौन से बेटा लक्षण लिए थे? तने की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग। तने की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग। ठीक है भाई। स्टेम हाइट क्या लिया? लिखते चलो भाई, कौन कौन से कैरेक्टर लिए बेटा? स्टेम हाइट लिया उसने। और क्या लिया? फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। बेटा फालतू बात नहीं करो कमेंट में। बीज की आकृति यानी कि सीड शेप, बीज का रंग यानी कि सीड कलर, फली की आकृति यानी कि पॉड शेप, फली का रंग यानी कि पॉड कलर, पॉड कलर बेटा। ये 7 कैरेक्टर लिए। तने की ऊंचाई लिया, पुष्प की स्थिति लिया, पुष्प का रंग लिया, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली जो होती है मटर की उसकी आकृति और उसका रंग।
मटर का पौधा अगर अगर लंबा है तो फिर वो प्रभावी विशेषक है, डोमिनेंट ट्रेट है वो, और अगर बौना है तो अप्रभावी विशेषक है, रेसेसिव ट्रेट। फ्लावर अगर एक्सियल पोजीशन पे लगे हैं, अक्ष में लगे हैं, क्या है बेटा, कक्षस्थ हैं, तो वो डोमिनेंट है, लेकिन अगर अंतस्थ या शीर्षस्थ है तो फिर वो रिसेसिव है, क्योंकि अगर फ्लावर टर्मिनल होगा तो आगे क्या होगा, तने की लंबाई नहीं बढ़ेगी अगर फ्लावर टर्मिनल हुआ तो। पुष्प का रंग बैगनी होना डोमिनेंट है, सफेद होना रेसेसिव है। बीज जो है, मटर का जो बीज है गोल होना चाहिए, झुर्रीदार नहीं होना चाहिए। सूखने के बाद जो बीज है वो गोल होना चाहिए, झुर्रीदार नहीं। गोल बीज जो है वो प्रभावी विशेषक है, झुर्रीदार बीज रेसेसिव है। और बीज का रंग आप बताओ, सूखा हुआ जो मटर है वो पीले रंग का होता है, तो बीज का जो रंग है वो कैसा होना चाहिए, पीला। आप खुद सोचो ना, जब हम वो चाट पकौड़ी वाली जो मटर होती है, अगर उसमें हरी मटर आती है, हम उसको क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, पहली फुर्सत में निकल बोल देते हैं, उसको नहीं खाते, उसको रेसेसिव है वो। डोमिनेंट क्या है, पीला। अभी जब मटर अभी जो आ रही होगी, जो आप मटर पनीर में डालते हो, वो क्या है, परिपक्व बीज नहीं है। आप मटर को सूखने तो दो बीज के उसी फल के अंदर, पीला हो जाता है, वो पीला हो जाता है। अभी तो वो कच्चा सीड है, अभी आपको ग्रीन दिखाई देगा, तो पका हुआ जो बीज है पीले रंग का होगा। आप मटर खरीदो आप, तो मटर की जो फली है कैसी लोगे आप, जो फूली हुई हो या जो सुकड़ी हुई हो। मटर की फली बढ़िया कौन सी होगी, फूली हुई या सिकुड़ी हुई, तो फूली हुई। तो फूला हुआ जो मटर का फली है वो क्या है, प्रभावी। अप्रभावी क्या, संकुचित, सिकुड़ा हुआ। और फली जो बढ़िया हरी हरी दिखती है, फूली फूली सी, वो लेते हो। पीली पीली के तरह जड़ियल हो गया ये, है ना। पीली अगर फली मतलब वो जल्दी खराब हो रहा है। तो मटर की फली जो है हरी होनी चाहिए और फूली हुई होनी चाहिए। मटर का जो बीज है वो पीला और गोल होना चाहिए, जो डोमिनेंट है। पुष्प बैगनी होना चाहिए, फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे साइड में लगा और तना लंबा हो, ये प्रभावी विशेषक है। अगर तना बौना है, फ्लावर शीर्ष पे लगा है, सफेद रंग का है, सीड जो है हरा और झुर्रीदार है, मटर की फली जो है सिकुड़ी और पीली है, तो ये रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव कैरेक्टर। लिखो बेटा यहां तक, ये लिखो भाई, मेंडल के कार्य की पुनः खोज, मेंडल की क्रिया विधि, ये लिखिए बेटा आप लोग। ये लिख लिया भैया, ऑलरेडी नोटेड, बहुत तेज हो रहे हो। सहोदर मतलब सगा, ठीक है ना। किसी बच्चे ने पूछा सर सहोदर का क्या मतलब होता है, इधर देखो बेटा, सहोदर, सह धन उदर, सह धन उदर। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, आ और उ मिलके ओ बन रहे हैं, गुण संधि है बेटा। यहां पर आ और उ मिलके क्या हो जाएंगे, ओ बन जाएंगे, गुण संधि है बेटा। आदि गुणा ये सूत्र होता है बेटा, ठीक है ना। तो सहोदर का मतलब क्या होता है कि ये जो है जो क्या होते हैं, एक ही पेट से ऐसे निकले, मतलब, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कह दिया जाता है, सहोदर, सगा। सहोदर को देखो, जुड़वा हमेशा कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन सगा आप कह सकते हैं, सगा कह सकते हैं आप, ठीक है ना, सगा कह सकते हैं आप। नहीं बेटा, दीर्घ संधि नहीं होगी, आ और उ मिलके वो बन रहा है, दीर्घ संधि नहीं होगी। अगर छोटा आ और छोटा आ मिलके, या छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो जाए, या फिर बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहे, और या फिर बेटा छोटा आ मिलके बड़ा आ हो जाए, ये होती है दीर्घ संधि।
ठीक है ना। तद्रुप का मतलब हो जाएगा बेटा वही शुद्ध वंश क्रम। तद्रुप का मतलब बेटा शुद्ध वंश क्रम, शुद्ध वंश क्रम बेटा। तद्रुप का मतलब शुद्ध वंश क्रम, शुद्ध वंश क्रम बेटा। विवेक सिंह बेटा दुखती रग पर हाथ मत डालो। अगर तुम मेरे लिए सच में चिंतित होते तो कभी ऐसा नहीं करते। विवेक मेरे भाई, इतने सारे बच्चे पढ़ा रहा हूं मैं, अगर तुमको सच में मेरी चिंता होती तो तुम कभी ये कमेंट नहीं करते। तो निश्चित तौर पर तुम मेरा बुरा चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं परेशान हो जाऊं, तुम चाहते हो कि मैं अच्छे से ना पढ़ाऊं। विवेक मेरे भाई आप समझो, 2024 मेरे जीवन का सबसे बुरा साल था। ये साल मैंने कैसे झेला है मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट विवेक भाई, कृपया करके दुखती रग को ना छेड़े, निवेदन है आपसे, ठीक है भाई। बाकी फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए भाई, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा। इतना मुश्किल हो जाता है पढ़ाना फिर उसके बाद। चलिए भाई ये देखिए, ठीक है भाई। चलिए आज यहीं तक रखेंगे। आपका जो होमवर्क है एक्सरसाइज 1, 1 से लेके 18 तक कर लीजिएगा बेटा, 1 से लेकर 18 तक। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।